हेलो बच्चों, वेलकम टू लकी एजुकेशन। लास्ट क्लास में हमने न्यूक्लियाई से रिलेटेड आपको एक वीडियो दी थी और उस वीडियो में मैंने आपको जो बताया था उसमें मैंने आपको साइज ऑफ न्यूक्लियस, वॉल्यूम, डेंसिटी, अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, इसके बाद में R1 और R2, A1 और A2 के क्वेश्चंस कराए थे। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, न्यूक्लियर फ्यूजन में डिफरेंस, और इसके बाद में हमने आपको बताया था कि जो न्यूक्लियर फ्यूजन है वो न्यूक्लियर फ्यूजन से टफ क्यों है। ठीक है, आज हम इस सीरीज को हम आगे कंटिन्यू करते हैं। ड्यू टू सम रीजंस जो है वो आपको वीडियो जो है वो नहीं मिल पाई थी, लेकिन अब टुमारो ऑनवर्ड्स जो है वो आपको वीडियो कंटिन्यू मिलेंगी। ठीक है, जिससे कि आपको पढ़ाई में कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, तो न्यूक्लियाई का आज का लेक्चर नंबर 2, तो वीडियो हम देखते हैं कि लेक्चर नंबर 2 में हम क्या देख रहे हैं। ओके, आज का पहला क्वेश्चन अल्फा बीटा गामा डिके से रिलेटेड ही है। मैंने आपको बताया हुआ है, फिर भी मैं उसको रिवाइज कर दे रहा हूं। अल्फा डिके जो है, अल्फा डिके एटॉमिक नंबर 2 से कम होगा, मास नंबर 4 से कम होगा। बीटा डिके दो टाइप का होगा, एक बीटा माइनस और एक बीटा प्लस। याद कैसे रखना है, माइनस वाले में इंक्रीज होता है एटॉमिक नंबर 1 से, प्लस वाले में डिक्रीज होता है एटॉमिक नंबर 1 से, लेकिन मास नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है बेटा, क्वेश्चन ये कह रहा है कि इन न्यूक्लियर रिएक्शन emitted particles are तो आपको बताना है कि एमिटेड पार्टिकल्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। इक्वेशन जो आपको गिवन है, रिएक्शन ZXA, इसके बाद में आपको गिवन है Z+1 XA, इसके बाद में आपको फर्दर गिवन है Z-1 R A-4, इसके बाद में आपको गिवन है Z-1 R A-4। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, आपको बताना है कि कौन कौन से पार्टिकल्स जो हैं वो एमिट हो रहे हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब आप ये देखें बेटा कि इस वाले में कौन सा पार्टिकल डिके हो रहा होगा। आप देखिए मास नंबर तो सेम है, मास नंबर सेम, और आपको पता है कि मास नंबर जो सेम है वो किस में होते हैं, बीटा डिके में होते हैं। तो यहाँ तो क्लियर जो हो गया कि ये पार्टिकल जो है वो कौन सा बेटा, बीटा है। कौन सा बेटा, बीटा। अब यदि आपको ऑप्शन में दे रखा है तो आप उसके अकॉर्डिंग सेट करेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है। एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ रहा है तो बीटा को भी स्पेसिफाइड करें तो कितना होगा, बीटा माइनस। और यदि आपको लिखने के लिए ही आता है तो आप केवल बीटा लिख सकते हैं। आगे देखिए बेटा, इधर आप देखिए बेटा, एटॉमिक नंबर जो है ना वो 4 से कम हो रहा है, 4 से डिक्रीज कर रहा है ना। और आपको पता है कि जब 4 से डिक्रीज करेगा तो आपको पता है ये वाला पार्टिकल कौन सा होगा बेटा, अल्फा होगा। कौन सा होगा बेटा, अल्फा। वैसे भी देख लो एटॉमिक नंबर 2 से कम हो रहा है। एटॉमिक नंबर 2 से कम कैसे हो रहा है, यहाँ Z+1 है, 2 कम करेंगे तो कितना होगा बेटा, Z-1, जो कि यही आ रहा है। तो सेकेंड पार्टिकल कंफर्म कि कौन सा बेटा, अल्फा है। थर्ड पार्टिकल देखें, Z-1 सेम, A-4 सेम, यानी ना तो एटॉमिक नंबर चेंज और ना ही मास नंबर चेंज। तो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि ये कौन सा पार्टिकल है बेटा, गामा पार्टिकल है। कौन सा बेटा, गामा। तो ये आज का पहला क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आपको ध्यान से देखना है कि किस तरह से हमने इसको सॉल्व किया है। अगला क्वेश्चन जो है वो देखो क्या कह रहा है, आपसे छोटी छोटी डेफिनेशन पूछ सकते हैं। डिफाइन फर्स्ट मास डिफेक्ट, सेकंड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछ सकता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन पूछ सकता है। ठीक है बेटा, हाफ लाइफ और रेडियो एक्टिव लॉ तो मैं उसी के साथ बता दूंगा। तो देखो मास डिफेक्ट क्या होता है, मास डिफेक्ट में आप ये देखेंगे कि एक होता है बेटा एक्चुअल मास और एक होता है कैलकुलेटेड मास। ठीक है, तो कैलकुलेटेड मास और एक्चुअल मास में कुछ ना कुछ क्या होता है, डिफरेंस होता है।
तो इनके जो डिफरेंस को हम क्या कहते हैं बेटा, मास डिफेक्ट कहते हैं। तो डेफिनेशन सुने, तो डेफिनेशन क्या होगा, द एक्चुअल मास और जो क्या होगा कैलकुलेटेड मास है इनका डिफरेंस। तो यहाँ पर हम मास डिफेक्ट को बेटा डेल्टा एम से डिनोट करते हैं। तो ये क्या होता है बेटा, कैलकुलेटेड मास माइनस का कितना बेटा, एक्चुअल मास, ये क्या कहलाता है बेटा, मास डिफेक्ट। कैसे देखेंगे बेटा इसको, जैसे बेटा देखो देर आपको पता है किसी भी एलिमेंट को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड एक्स ए से, ठीक है। यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन की यदि बात करते हैं तो ये कितना होगा बेटा, नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड, ओके। तो एक प्रोटॉन का जो मास है, मास ऑफ वन प्रोटॉन कितना होगा बेटा, एम पी, और मास ऑफ जेड प्रोटॉन की यदि बात करेंगे तो जेड एम पी। सिमिलरली न्यूट्रॉन्स की यदि बात करें तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स जो हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये कितने होंगे बेटा, ए माइनस जेड। तो आपको देखना है कि यदि मैं वन न्यूट्रॉन की मास की यदि बात करता हूं तो कितना होगा, एम ऑफ एन, और यदि इतने की यदि बात करते हैं तो ये कितना होगा बेटा, ए माइनस जेड इंटू एम ऑफ एन। तो यहाँ पर दोबारा से देखें बेटा कि डेल्टा एम हम कैसे देखेंगे, किसी भी एलिमेंट को हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, जेड एक्स ए, यहाँ नंबर ऑफ प्रोटॉन जेड हैं, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ए माइनस जेड है। तो जो कैलकुलेटेड मास जो होगा वो कितना होगा, कैलकुलेटेड मास जो है वो देखो इधर कि प्रोटॉन का मास प्लस न्यूट्रॉन का मास, ओके बेटा। ये तो क्या होगा कैलकुलेटेड मास, और एक्चुअल मास मैंने कंसीडर किया कितना बेटा, एम ए। तो ये जो डिफरेंस है ना, इसको हम क्या बोलते हैं बेटा, मास डिफेक्ट कहते हैं। इसे हम क्या कहते हैं, मास डिफेक्ट, जो कि क्या होगा, कैलकुलेटेड मास माइनस का एक्चुअल मास। अगली डेफिनेशन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन की यदि हम बात करें तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी करस्पॉन्डिंग टू द मास नंबर, इज कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। इसका क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है बेटा, ये बताता क्या है हमें, ये बताता है बेटा स्टेबिलिटी बताता है। क्या बताता है, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की क्या बताता है बेटा, स्टेबिलिटी। तो आपको पूछा जा सकता है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स है ना, ये क्या रिप्रेजेंट करता है। तो आंसर क्या होगा इसका, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है, ठीक है बेटा। इसके बाद आपको क्वेश्चन जो है ग्राफ का क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और मास नंबर में ग्राफ ड्रॉ कर दो, ग्राफ ड्रॉ कर दो। तो ये आपको ग्राफ आपको बुक में दे रखा है, वहां से आप इसको पढ़ लेंगे। मैं यहां पर थोड़ा सा रफली बना दे रहा हूं, मैं इसको रफली बना दे रहा हूं, ठीक है। आपको पता था यहां जो है वो फेरस की सबसे ज्यादा होती है, ठीक है, और ये आपको पता था 8 पॉइंट समथिंग कुछ करके होता है 8.75। तो ये मैं रफली आपको बना दिया है, ये आप डायग्राम जो है वो बुक से देख लेंगे कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन और किसमें, मास नंबर में आपको क्या बताना है बेटा, ग्राफ बताना है, क्लियर। इसके बाद में बेटा जो न्यूक्लियर रिएक्टर है, न्यूक्लियर रिएक्टर, इस न्यूक्लियर रिएक्टर में पहला क्वेश्चन आपसे डायग्राम पूछ सकता है कि इसका डायग्राम बना दो बेटा, न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम, ठीक है। बुक में दे रखा है न्यूक्लियर रिएक्टर का डायग्राम, वहां से आप देखेंगे, ठीक है। फिर भी मैं आपको रफली आइडिया दे रहा हूं। ये वाला डायग्राम बनाना है आपको, इधर कंट्रोल रॉड्स होती थी, ये कूलेंट होता था, इधर ये क्या है, टरबाइन है, यहां पर कोल्ड वाटर फ्लो किया जाता था,
ठीक है, यहाँ पर स्टीम टरबाइन, स्टीम जनरेट होती थी, मैकेनिकली वर्क कराते थे। और ये क्या बेटा, कंट्रोल रॉड्स। ये वाला डायग्राम आपको क्या करना बेटा, बनाना है। क्लियर यहाँ तक? तो पहला क्वेश्चन न्यूक्लियर रिएक्टर में जो है वो डायग्राम का है। अगला जो क्वेश्चन है, इसके जो पार्ट्स हैं, इसके जो पार्ट्स जो इंपॉर्टेंट हैं वो ही मैं बता रहा हूं आपको। मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड्स और कूलेंट। ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे बनेगा? क्वेश्चन या तो ऐसे बन सकता है कि न्यूक्लियर रिएक्टर में जो मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड्स और कूलेंट है, इनका फंक्शन बता दो। तो इनको आपको क्या करना होगा, स्पेसिफाइड करना होगा। मैं आपको बता दे रहा हूं कि मॉडरेटर का काम क्या है। मॉडरेटर का काम ये है कि जो भी रिएक्शंस होती थी, उस रिएक्शन में जो भी इलेक्ट्रॉन्स अमिट होते थे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स अमिट होंगे। तो इलेक्ट्रॉन्स अमिट जब होते थे तो उस कंडीशन में हम यहाँ पर देखते थे न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में उनकी एनर्जी ज़्यादा होती थी। तो यहाँ पर आप ऐसा बोलते हैं कि जो न्यूक्लियर फिजन जो रिएक्शन है, तो न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन में जो न्यूट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन नहीं, न्यूली बॉर्न न्यूट्रॉन जो होते थे, न्यूली बॉर्न न्यूट्रॉन, आपको पता है ना, एवरेज 2.5 होते थे। वैसे 3 न्यूट्रॉन्स जो हैं, 3 न्यूट्रॉन्स क्या होते थे बेटा, एमिट होते थे। तो ये जो न्यूट्रॉन्स एमिट होते हैं, इन न्यूट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी जो है वो क्या होती थी बेटा, बहुत ज़्यादा होती थी। क्या होती थी, बहुत ज़्यादा। तो काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगी तो उनकी स्पीड भी क्या होगी, ज़्यादा, जो कि फर्दर फिजन रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं होते हैं। तो हम करते क्या हैं, इन न्यूट्रॉन्स को मॉडरेटर से पास कराते हैं। इन न्यूट्रॉन्स को मॉडरेटर से पास कराते हैं। तो जब मॉडरेटर से पास कराएंगे तो हम देखते हैं कि स्पीड जो है वो क्या होती है, कम हो जाती है। और स्पीड जब कम हो जाएगी और वो जो है वो फिजन रिएक्शन के लिए क्या होगा बेटा, बेनिफिशियल होगा। और ये मॉडरेटर जो है वो कौन कौन से होते हैं बेटा, हैवी वाटर, ग्रेफाइट, रॉड। ये भी आपसे पूछ सकता है कि मॉडरेटर जो हैं न्यूक्लियर रिएक्टर में, उनके 2 एग्जांपल्स लिख लो। तो क्या है, हैवी वाटर और ग्रेफाइट रॉड। एक बार दोबारा से देखते हैं। मॉडरेटर का काम क्या है कि जो भी न्यूट्रॉन्स होते हैं उनकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, जो कि फर्दर फिजन रिएक्शन के लिए अवेलेबल नहीं हो पाते। तो हम क्या करते हैं, इनको न्यूट्रॉन्स को मॉडरेटर से पास कराते हैं, जिससे इसकी स्पीड क्या है बेटा, कम हो जाती है। और जो मॉडरेटर यूज जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं बेटा, हैवी वाटर और ग्रेफाइट रॉड। नेक्स्ट हम देखते हैं कंट्रोल रॉड्स। तो कंट्रोल रॉड्स क्या है कि जो भी रिएक्शन है उसको कंट्रोल करने के लिए, हम कंट्रोल रॉड्स का क्या करते हैं बेटा, यूज करते हैं। कंट्रोल रॉड के रूप में हम जो यूज करते हैं ना, वो कौन सी रॉड करते हैं बेटा, कैडमियम रॉड। कौन सी करते हैं, कैडमियम रॉड। ये ही क्यों करते हैं, बिकॉज कैडमियम रॉड जो है ना, ये गुड एब्जॉर्बर है, किसका बेटा, न्यूट्रॉन का। दैट्स वाई ये हम कंट्रोल रॉड्स का यूज करते हैं। यदि आपको रिएक्शन को स्टार्ट करनी है तो कंट्रोल रॉड्स जो है हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं न्यूक्लियर कोर ऑफ द रिएक्टर। और यदि आपको क्लोज करनी है या आपको रोकनी, स्टॉप करनी है, तो हम उसको क्या कराते हैं, इंसर्ट करा देते हैं। ये इसका फंक्शन होता है। एंड द कूलेंट जो है उसका फंक्शन क्या होता है, कूलेंट का फंक्शन ये होता है कि जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन जो होती है, न्यूक्लियर चेन रिएक्शन जो भी होगी, तो उस कंडीशन में आपको देखना होगा कि जो एनर्जी है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा निकलती है। एनर्जी जो बहुत ज़्यादा निकलती है तो वो यूजफुल वर्क में कन्वर्ट करने के लिए हम करते क्या है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स की जो ट्यूब्स होती हैं उसमें कूलेंट जो है, यानी कि कोल्ड वाटर जो है वो फ्लो करा देते हैं। जैसे ही कोल्ड वाटर फ्लो कराएंगे तो जो एनर्जी है वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाती है। और स्टीम में कन्वर्ट होने के बाद में हम टरबाइन चला करके हम उसको मैकेनिकल वर्क में, यानी यूजफुल वर्क में क्या करते हैं बेटा, कन्वर्ट कर लेते हैं, जिससे कि न्यूक्लियर एनर्जी है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी में क्या होती है बेटा, कन्वर्ट हो जाती है। क्लियर बेटा तक? तो कूलेंट के रूप में हम क्या करते हैं बेटा, कोल्ड वाटर का यूज करते हैं। तो एक तो बड़ा क्वेश्चन आपका ऐसा बन सकता है कि आपसे कोई भी मॉडरेटर, कंट्रोल रॉड्स और कूलेंट में आपसे फंक्शन पूछ सकता है। यदि छोटा क्वेश्चन बनेगा तो आपसे बोलेगा मॉडरेटर के एग्जाम्पल बता दो, कंट्रोल रॉड्स का एग्जाम्पल बता दो और कूलेंट का भी एग्जाम्पल बता दो। तो ये सारी चीजें आपसे पूछता है। क्लियर बेटा तक? अगला जो क्वेश्चन है बेटा, डिफाइन 1 AMU। डिफाइन 1 AMU बहुत ही इंपॉर्टेंट और मिलेगा क्वेश्चन आपसे। 1 AMU यानी कि एटॉमिक मास यूनिट जो है वो क्या होता है।
तो आपको पता होना चाहिए कि 1 एटॉमिक मास यूनिट जो है वो क्या होता है, 1/12 पार्ट ऑफ मास ऑफ 1 एटम ऑफ 6C12। ठीक है, तो ये क्या होता है बेटा, 1 AMU होता है। तो 6C12 के एक एटम का 1/12 पार्ट जो है वो क्या कहलाता है बेटा, 1 AMU होता है। क्लियर है तक, ये ध्यान रखना है। इसी में आपको दूसरा ये याद रखना है कि 1 AMU में एनर्जी कितनी होती है, तो 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होती है। ये भी आपको याद रखना है कि 1 AMU में कितनी एनर्जी होती है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये तो आपको डायरेक्ट लर्न करना है, लेकिन जब मैं न्यूमेरिकल्स की वीडियो बनाऊंगा तो वहां पर भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको मास गिवन होगा और आपसे पूछा है इसकी बाइंडिंग एनर्जी बता दो। लेकिन आपको ये ऐसे ही याद रखना है कि 1 AMU कितना, या तो डिफाइन पूछ लेगा या ऑब्जेक्टिव में पूछ लेगा, तो आपको लिखना है 1/12 पार्ट ऑफ अ mass of 1 atom of 6C12 which called it the 1 AMU and the energy जो है वो कितना होगा, 931.5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीज आपको क्या करनी बेटा, याद रखनी है। क्लियर बेटा तक, तो ये कंडीशंस जो है वो 1 AMU की है। अगला जो है, अगला क्वेश्चन मैं आपसे बोल रहा था कि आपको ये भी पूछ सकता है कि जो कंट्रोल रॉड्स हैं उन वो किस मटेरियल्स की बनी होती हैं, तो फिल इन द ब्लैंक्स में भी पूछ सकता है आपसे। तो मैंने आपको अभी अभी बताया है वो किसकी बनी होती है बेटा, कैडमियम की बनी होती हैं, कैडमियम रॉड्स होती हैं। ओके बेटा, अब हम यहाँ पर हम देखते हैं थोड़ा सा कि कंट्रोल और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन, कंट्रोल एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन, कंट्रोल अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। इसमें बेटा पूछता क्या है, इसमें आपसे या तो डेफिनेशन पूछ लेगा या एक यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन फैक्टर होता है जिसको रिप्रोडक्शन फैक्टर भी बोलते हैं या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी बोलते हैं। तो कंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होती है, ऐसी रिएक्शन जो किसी फिजिकल और केमिकल फैक्टर से कंट्रोल हो जाती हैं, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा, कंट्रोल चेन रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कंट्रोल चेन रिएक्शन। और कंट्रोल चेन रिएक्शन जो है इसका एग्जाम्पल जो है वो अभी अभी हमने देखा भी है, वो कौन सा बेटा, न्यूक्लियर रिएक्टर है। ठीक है, और इसके लिए मल्टीप्लिकेशन फैक्टर या रिप्रोडक्शन फैक्टर की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। ध्यान रखना है। अनकंट्रोल चेन रिएक्शन क्या होती है, ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शन ऐसी रिएक्शन होती है जिन्हें किसी फिजिकल और केमिकल फैक्टर से कंट्रोल हम नहीं कर सकते। तो ये क्या कहलाती है बेटा, ये अनकंट्रोल चेन रिएक्शंस होती हैं। और इसका एग्जांपल्स जो है ना वो है बेटा एटम बॉम्ब, और इसके लिए रिप्रोडक्शन फैक्टर या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, इसका नाम जो है वो रिप्रोडक्शन फैक्टर बोल सकते हैं इसको, या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी बोलते हैं, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी बोला जाता है। तो ये इसके लिए क्या होता है, k ग्रेटर देन 1 होता है। ठीक है बेटा, तो ये कंडीशंस जो है वो कंडीशंस क्या है बेटा, इस कंट्रोल और अनकंट्रोल चेन रिएक्शन की हैं। इसके बाद में बेटा आपसे बेटा न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टी भी पूछ सकता है, न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज। तो न्यूक्लियर फोर्स की जो प्रॉपर्टीज है वो हम देखें, एक दो प्रॉपर्टीज तो आपको याद रखनी है। न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज, तो न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज में हम ऐसा देख सकते हैं कि पहला जो है, ये न्यूक्लियर फोर्स जो है ना ये स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है नेचर का। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है किसका बेटा, नेचर का। तो फर्स्ट आप लिख सकते हो कि स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स ऑफ नेचर। सेकेंड आप बोल सकते हो बेटा जो न्यूक्लियर फोर्स जो है ना, ये न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पर डिपेंड नहीं करता,
यानी कि डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, डज नॉट डिपेंड्स ऑन चार्ज, चार्ज पर डिपेंड नहीं करता है कौन, न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है बेटा। अब इसके जो क्वेश्चंस हैं, जो छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो मैं बता चुका, जितने भी क्वेश्चंस थे वो मैं आपको बता चुका हूं। यहाँ पर जो है कुछ क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल्स के हैं और कुछ क्वेश्चन जो है वो आपके प्रूफ के हैं। प्रूफ वाले क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा बेटा कि क्वेश्चन जो है, एक तो रेडियो एक्टिव लॉ, रेडियो एक्टिव लॉ क्या होता है, और प्रूफ करने के लिए n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, ये प्रूफ करने के लिए पहला क्वेश्चन। दूसरा जो है हाफ लाइफ को डिफाइन करवाएंगे, हाफ लाइफ, और हाफ लाइफ का रिलेशन आपको बताना है टी का किसके साथ बेटा, लैम्डा के साथ, जो कि क्या होता है बेटा, ये डिके कांस्टेंट होता है। इसको भी हम प्रूफ कराएंगे आपको कि टी और लैम्डा में रिलेशन क्या है। इसके बाद में हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे, क्या देखेंगे, न्यूमेरिकल्स। ओके, तो एक बार मैं दोबारा से इसको थोड़ा सा बता दे रहा हूँ कि इस चैप्टर में जो है, न्यूक्लियर वाले चैप्टर में आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। यदि हम देखो पीछे से स्टार्ट कर रहे हैं तो पीछे से न्यूक्लियर फिजन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होती, उनमें डिफरेंस पूछ सकता है। ठीक है, या न्यूक्लियर फ्यूजन से टफ क्यों है ये पूछ सकता है, या न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को थर्मो न्यूक्लियर फ्यूजन क्यों कहते हैं। ओके बेटा, ये इसके बाद में आपकी कंट्रोल और अनकंट्रोल चेन रिएक्शंस जो आती है, तो रिप्रोडक्शन फैक्टर की वैल्यू या मल्टीप्लिकेशन फैक्टर की वैल्यू आपसे पूछ सकता है। इसके बाद अल्फा डिके, बीटा डिके, गामा डिके, इनसे रिलेटेड आपको क्वेश्चन पूछेगा। इसके बाद इनको मैं प्रूफ कराऊंगा ही बेटा, n इक्वल टू एन नॉट ई की पावर माइनस लैम्डा टी, टी और लैम्डा में t इक्वल टू 0.693 अपॉन लैम्डा। ओके, इसके बाद जो हम देखते हैं बेटा कि यहाँ पर और छोटे छोटे क्वेश्चंस जो है वो छोटे छोटे क्वेश्चंस और कैसे बनते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि रेडियो एक्टिविटी प्रोसेस में कौन सी क्वांटिटी जो है वो कंजर्व रहती है, वहां से पूछ सकता है। इसके बाद जो है वो कंडीशंस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन क्या बताता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का मास नंबर के साथ में ग्राफ क्या होता है, किसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन सबसे ज़्यादा होती है, न्यूक्लियर फोर्स की प्रॉपर्टीज बता दो, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज से रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं, मास डिफेक्ट को डिफाइन करवा सकता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन को डिफाइन करवा सकता है, 1 AMU को डिफाइन करवा सकता है, 1 AMU की एनर्जी पूछ सकता है कि कितनी एनर्जी होगी, ये कंडीशन पूछ सकता है। क्लियर, आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए की पावर 1/3 होता है, तो यहाँ से रिलेशन या यहाँ से न्यूमेरिकल पूछ सकता है। और एक क्वेश्चन बहुत बहुत ज़्यादा बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि मास नंबर इंक्रीज करने पर कौन सी फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, तो इसका आंसर जो है वो डेंसिटी है बेटा। क्या है बेटा, डेंसिटी। यदि मास नंबर इंक्रीज करे ना तो फिजिकल क्वांटिटी जो है वो कौन सी है जो कांस्टेंट रहती है, उसका आंसर क्या होगा, डेंसिटी। मैंने बताया हुआ है आपको कि डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट रहती है, डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास नंबर। ये चीज़ आपको पूछ सकता है। क्लियर बेटा तक? तो ये रिलेशंस मैंने आपको बताए हुए हैं। कल की एक वीडियो और मैं बनाऊंगा न्यूमेरिकल से रिलेटेड, और इसका प्रूफ मैं आपको बता दूंगा। थोड़ी सी वीडियो लॉन्ग हो जाएगी, जिससे हमारा चैप्टर नंबर 13 भी जो है वो क्या होगा, कवर होगा। तो आप बिल्कुल लगातार कंटिन्यू वीडियोस देखते रहें, किसी को किसी भी टाइप की कोई परेशानी नहीं होगी। इससे आपको हेल्प बहुत ज़्यादा मिलेगी कि क्वेश्चन किस किस पैटर्न पे बन सकते हैं। ठीक है बेटा, तो आज की क्लास इतनी ही, कल की क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।